कैसे हैं आप लोगों में से? किन्होंने इसके पहले प्रीलिम्स दिया हुआ है? आपने तो खैर क्लियर भी किया हो। ठीक है, दिया हुआ है। क्या समझ में आया देख करके? कितने मार्क्स आए थे? अच्छा, तो इस बार प्रिपरेशन के साथ देना है ना? अच्छा, लास्ट टाइम कितने नंबर आए थे? ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जब आप अपने मार्क्स नहीं देखते हैं। ठीक है ना? एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ज्यादा बेहतर फ्रेज हो सकता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट। निरंतरता अगर आप अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आप निरंतर हो जाएंगे। गलतियां करने का अभ्यास करेंगे तो गलतियों में निरंतर हो जाएंगे। ठीक है? रेदर ज्यादा बेहतर लाइन है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ, जो परमानेंट प्रैक्टिस है वो मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना? अब आपने मार्क्स नहीं देखा, अब आपको पता ही नहीं चला कि किस सेक्शन में आपने कितनी गलतियां की। हाँ, तो कितना आया था? वही तो पूछ रहे हैं, आप आंसर किसे मिलाएं या फाइनली आपने मार्क्स देखा हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठाक नंबर है फिर। 63 ठीक ठाक नंबर है। आप लोगों में से किन्हीं ने नहीं दिया हुआ है? कितने मार्क्स थे? 70 तो अच्छा मार्क्स है। गलती क्या हुआ था? अच्छा अच्छा, दो सेक्शन आपने तैयार नहीं किया हुआ था और एंशियंट नहीं पढ़े थे। एंशियंट से ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तीन चीजें थी। और आप लोगों में से किन्हीं ने नहीं दिया हुआ है? तो तीन चीजें समझेंगे। जो लास्ट बीपीएससी था ना, उसका एक टेक अवे तो आप ये ले सकते हैं कि अब ये लोग पेपर सेट करने वाले हैं मोर और लेस यूपीएससी के पैटर्न पर। ठीक है ना? और यूपीएससी एक सलमान खान साहब की मूवी है जिसमें उनका एक फेमस डायलॉग है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। यूपीएससी के बारे में बोला जाता है कि यूपीएससी के बारे में एक ही चीज का अंदाजा लगाइए कि उसके बारे में किसी चीज का अंदाजा मत लगाइए। ठीक है? अगर उनकी इच्छा कर गई तो वो 100 के 100 क्वेश्चन पूछ देंगे करंट अफेयर्स से। उनकी इच्छा और देखना है तो 2016 का पेपर यूपीएससी का जाकर के देखिए। 70 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, आउट ऑफ 100। ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि वो रैंडम पेपर पे आपको जज करेंगे। रैंडम पेपर पे हो सकता है कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो और हिस्ट्री से वहां एक क्वेश्चन ना हो, आप ऐसे ही गेम से बाहर हो गए। ठीक है? करंट अफेयर्स आपने नहीं, जैसे आपने बोला करंट अफेयर्स आपने नहीं देखा था। इस बार का जो बीपीएससी का पेपर था उसमें अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को मिला दीजिए तो मोर और लेस 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे ना? 30 तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो भी। और टिपिकल इस बार इन्होंने साइंस पूछा नहीं, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूछा, और टेक्नोलॉजी में भी वो पूछा जो पिछले एक डेढ़ साल से चर्चा में था। उसमें से भी यूपीएससी का बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो एक टेक अवे ये आप मान करके चलिए कि आपको पूरा सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कवर अप करना ही करना है। ठीक है? जैसे हम लोगों ने कैसे इस प्रोग्राम को कर रखा है, लेट से हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक का एक पैटर्न है। 100 डेज का ये प्रोग्राम है और 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दैट मीन्स मोर और लेस डेज इज टू क्वेश्चन का रेशियो 2/3 है। ठीक है? देखेंगे कि जितने डेज हम लोगों ने अलॉट कर रखा है ना, मोटे तौर पर ये उसी पैटर्न को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है? जैसे इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन के लिए वही 2/3 कर देंगे, तो 10 दिनों में हम लोग इन चीजों को देख रहे होंगे। दूसरा एक चीज और समझेंगे आप लोग। दूसरा टेक अवे क्या था कि लूसेंट जैसी सब स्टैंडर्ड किताब पढ़ के अब आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है? वन लाइनर किताबें पढ़ के आप नहीं एग्जाम निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड अगर ठीक ठाक अगर आपने तैयारी कर रखी है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर एनसीईआरटी छोड़ करके केवल फैक्चुअल चीजों को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़े और समझे भी ना, तो निकालने के चांसेस आपके धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगे। दूसरा टेक अवे था। तीसरा टेक अवे आप लोग क्या ले सकते हैं कि
लास्ट बार का जो पेपर था ना, वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर था और 21-22 क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ रखा था। कहाँ से? तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो थोड़ा यूपीएससी का भी जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है ना, कम से कम वन लाइनर क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेंगे। हरियाणा पीसीएस, हिमाचल पीसीएस क्या करता है ना कि 50% क्वेश्चन अपने पूछ देता है सीधे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से। ये पैटर्न बिहार को छोड़ करके मोटे तौर पर सारे जो आयोग है ना वो फॉलो करते थे, और इस बार से यूपीएससी ने भी करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उनमें से वन लाइनर चीजों को देख लेंगे। ठीक है? चौथा टेक अवे क्या हो सकता है कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करिए ना, तो उससे संबंधित 50-60 एमसीक्यूज आपको लगाने ही लगाने चाहिए। ठीक है? तैयारी करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि 50% टाइम आप डिवोट करिए आज जो भी चीजें आपकी क्लास में हो रही हैं उनको पढ़ने समझने में, और 50% टाइम और आप डेडिकेट करिए प्रीवियस जो भी चीजें आपने कर रखी हैं उनको कवर अप करने में। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सामान्य सी चीजें, आज आपने कुछ पढ़ा उसी चीज को कल हम आपसे पूछेंगे तो आपकी चीजें वो रेडी होंगी, आप उसमें 90% 95% क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। लेकिन यही अगर हम 2 महीना बाद पूछें तो क्या तभी भी आप 80% 85% चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं? यहीं पर सारा गेम आपको फंसा हुआ है। ठीक है? 80-85% से ज्यादा आपको स्कोर करने की जरूरत भी नहीं है। कट ऑफ तो 91 ही जाता है ना, उसी में 5 नंबर 10 नंबर और जोड़ लेंगे तो 101 नंबर अगर इस बार आप लेकर के आ रहे हैं तो अपने को सेफ जोन में मानना है, ताकि डे 1 से जिस दिन पीटी का एग्जाम खत्म हुआ उसके अगले दिन से आप मेंस की तैयारी कर सकें। ठीक है? एक चीज हुआ। तो इस ऐसा क्या किया जाए कि 101 नंबर आए? 101 100 नंबर लाना कोई बहुत समस्या वाली चीज नहीं है, 2/3 ही तो मार्क्स लाना है ना। हम आपसे केवल ये इंश्योर करने को बोल रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 80-85% चीजों को स्कोर कर दीजिए, और 100% एक्सीलेंसी के बारे में जनरल स्टडीज में कभी भी जाने का प्रयास मत करिएगा। माता सरस्वती के अतिरिक्त दुनिया में और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जिसको सारे के सारे फैक्ट पता हो। ठीक है? तो एक चीज ये करना होता है कि स्मार्ट स्टडीज। ठीक है? स्मार्ट स्टडीज का सीधा सा मतलब ये हुआ कि लेट से इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपको पहला चैप्टर है, उसका विकिपीडिया को अगर आप डाउनलोड करके उसका पीडीएफ बनाएंगे ना, तो 60 पन्ने का वो पीडीएफ बनता है। क्या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है क्या कि 60 पन्ने का कंटेंट आप मैकेनिकली याद कर लें? इंडिया में 250 से ज्यादा साइट्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। आप सोच के, और हर साल 2-4 नया साइट्स और उसमें ऐड हो जाता है। तो क्या किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि आगे 250 साइट्स का नाम याद कर ले? आप अपने फ्रेंड सर्किल में देखिए ना, 250 लोग नहीं होंगे, 250 लोगों का नाम आप नहीं जानते होंगे। तो क्या 250 आप नाम याद कर सकते हैं? क्या साइट्स के नाम याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में चीजें पूछी गई हैं उन्हीं को अगर आप ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 90-95% चीजें आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? और उसी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है? नई बहुत ज्यादा चीजें आप सीखने का प्रयास करेंगे ना, उसके कारण कभी रिजल्ट नहीं होता है। राइट? बोलते हैं कि शरीर उस खाने के कारण नहीं बनता है जो खाना आप खाते हैं, बल्कि उसके कारण बनता है जो खाना आप पचाते हैं। तो एग्जाम आपका इस कारण से नहीं निकलेगा कि आप कितनी 10 किताबें इतिहास में पढ़े हैं, या ज्योग्राफी में 50 किताबें पढ़े हैं, या इन्वायरमेंट में 2-3 किताबें पढ़े हैं। इससे निकलेगा कि एक ही किताब को क्या आपने 5 बार पढ़ा है क्या? ठीक है ना? तो अगर एक किताब को अगर आप ठीक ठाक तरीके से 5 बार अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आपका एग्जाम क्लियर होने में कोई सी भी समस्या नहीं होगी। ठीक है? तो एक सोर्स जो हम लोग आपको पीडीएफ देंगे, या चाहे तो आप लोगों को किताब भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर उसी को बार बार फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों ने उसको बना रखा है, और एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है ये लास्ट एग्जाम आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना? कि अब लूसेंट वूसेंट वाला जमाना तो चला गया। ठीक है ना? लूसेंट भी पढ़ना है तो पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाली लूसेंट के भरोसे अब आप नहीं रह सकते, क्योंकि नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें छोटे छोटे टर्म्स दे रखे गए हैं पढ़ने के लिए। लेट से इतिहास के लिए अच्छी किताब तो ओल्ड एनसीईआरटी ही है, लेकिन नई एनसीईआरटी में छोटे छोटे टर्म्स दे रखे हैं, और आपको परेशान करने के लिए वही छोटे छोटे टर्म्स वो पूछ देंगे।
जो कि लूसेंट या ऐसी कोई वन लाइनर किताब में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि एक स्टडी मटेरियल जो हम लोग आपको दे रहे होंगे या जो पीडीएफ दे रहे होंगे उसको एक बार पढ़ेंगे, उसके अतिरिक्त जो भी और काम की चीजें होंगी वो हम आपको लिखवा रहे होंगे, उसके अतिरिक्त किसी और चीज को रिफर करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। प्लस डेली हम लोग आपको 20-25 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू का सेट दे रहे होंगे और इंश्योर करेंगे कि जिस टॉपिक की पढ़ाई हो रखी है ना, उसके अगले दिन वो एमसीक्यू ना हो, उसके 3-4 दिनों के बाद हो, ठीक है ना। मतलब 3-4 क्लास जब हो जाएगा तब इस चीज को हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बहुत सामान्य सी चीज है, आज आपको हम कुछ पढ़ाएं और आज पढ़ाने के बाद अगले दिन टेस्ट लिए तो बहुत चांसेस हैं कि आप सारी की सारी चीजों को मतलब कर लेंगे, लेकिन 3-4 दिनों के बाद क्या आप उन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं, सारा गेम उसी चीज के ऊपर टिका हुआ है। तो कम से कम 50% समय आप डिवोट करिएगा अभी की चीजों को, एंड 50% चीजों को आप डिवोट करिएगा जो भी आपने रिवाइज कर रखा होगा उन चीजों को, या जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। मार्शल आर्ट्स के एक फेमस फाइटर ब्रूसली साहब का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मैं उस फाइटर से नहीं डरता हूं जिसने 10,000 मार्शल आर्ट फॉर्म को एक एक बार प्रैक्टिस कर रखा हो, बल्कि उस एक आदमी से डरता हूं जिसने एक मार्शल आर्ट फॉर्म को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा। तो 10 किताबों के चक्कर में मत भागिएगा, ठीक है। एक किताब को बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। हाँ, बशर्ते कि वो किताब स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब सब स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि उससे क्वेश्चन नहीं आया, तो अब 70वीं से तो नहीं ही आ रहा होगा, ठीक है। एक और टेक अवे जो आप लोगों को लेने की जरूरत है वो ये है कि देखिए कंपटीशन दिन प्रतिदिन तो थोड़ा राइज कर ही रहा है, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई ऐसे भी हैं क्या जिनका मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है कोई? ठीक ठाक है सारे लोगों का मैथ्स, ठीक है, ये अच्छी चीज है। इस सेक्शन को भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि होगा ये कि जो भी ठीक ठाक जिनका भी मैथ्स होगा ना, वो अगर 10 में से 9 या 10 नंबर कर लेंगे, और 9-10 करना वाकई में बहुत मुश्किल नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स वो लोग पूछते हैं, ठीक है। कंपटीशन इतना है कि आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो कर ही देगा, ठीक है ना। तो इसका भी क्लासेस हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से, इसके लिए भी टाइम हम लोगों ने दे रखा है और बेसिक चीजें इसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन कभी मत सोचिएगा कि किसी एक मैथ्स हम छोड़ के चले जाते हैं कंप्लीटली, जो यूजुअली यहाँ के लड़के करते भी हैं, ठीक है ना। और उनको लगेगा कि हिस्ट्री में किसी के ऊपर हम इतना एज ले लेंगे कि यहाँ अगर हमको 4 ही नंबर आया है, किसी को 10 आया, तो ये 6 नंबर का एज हम काट देंगे इन सारे सेक्शन से, ठीक है। इस फूल्स पैराडाइज में मत रहिएगा। किसी भी सेक्शन को आप बहुत परफेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक सब में आप प्रयास करिए 80-85% अगर आप स्कोर कर दें। लेट से हिस्ट्री है तो 35 में 35 करने का प्रयास मत करिए। हालांकि 60वां जो बीपीएससी था वो वैसा पेपर था जिसमें आप लिटरली 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया भी। लेकिन अब का जो चेंजिंग पैटर्न है उसमें अगर आप 32-33 भी कर रहे हैं तो ये अपने आप में कोई एक खराब स्कोर नहीं है। दूसरा चीज जानेंगे कि इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा था, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल था। कोई बजट का चर्चा नहीं था कि 2,61,000 करोड़ का बजट है या बजटीय घाटा कितना है, ये सब कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअल जो भी इन लोगों ने सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमी लिख रखा है, उसी मैक्रो इकोनॉमी पे इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा था। और मैक्रो इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो जितनी चीजें आप देखेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, ये सब का सब एक लौता सिद्धांत जो इकोनॉमी में काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके ही अलग अलग वेरिएशन है, उसी के अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अब इन लोगों को भी पता है कि लड़के क्या करते हैं कि वन लाइनर करंट अफेयर्स रट लेते हैं, और वन लाइनर करंट अफेयर्स रटने के कारण क्या होता है कि सबको पता है कि बजट कितने का है, बजटीय घाटा कितने का है, इकोनॉमिक सर्वे में कितना प्रतिशत विकास दर की बात की गई है, तो क्यों ना हम कॉन्सेप्चुअल चीजों पर जज कर लें। और 15 के 15 क्वेश्चन संभवतः कॉन्सेप्चुअल थे, या एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो फैक्चुअल था, और जो फैक्चुअल था उसको भी बाद में आयोग ने गलत बोला, वो शायद गया के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो एक तो कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान दे करके पढ़ेंगे। दूसरा कुछ अनटच्ड टॉपिक है जिसके ऊपर अभी तक बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उसके लिए भी हम लोग कुछ क्लासेस रख रखे हैं, ठीक है ना। 3 क्लासेस हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी देखेंगे। अभी तक पैटर्न क्या रहा हुआ है कि लोग ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लोग टच नहीं करते हैं, लेकिन
अगर इन लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो ये भी एक सेक्शन ऐसा हो जाएगा ना जो लड़कों को बाहर करने का एक रास्ता दिखा रहा होगा कि हाँ भैया इकोलॉजी लड़कों ने नहीं पढ़ा है, इसके थ्रू इनको बाहर कर दिया जाए। तो ये भी एक ग्रे एरिया है जिसको भी हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि 100 नंबर लाना कोई बहुत समस्या वाली चीज नहीं है। लेट से 4 घंटे की आपकी क्लास हो रही है, उसको रूम पे रिवाइज करने में 2-3 घंटे और लगेंगे, और 2-3 घंटे आप पिछली देखी गई चीजों को अगर पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी बहुत परफेक्ट हो जाएंगी। किसी भी सेक्शन से संबंधित हम लोग तो एमसीक्यू कराएंगे ही कराएंगे, इसके अतिरिक्त रूम पे जा करके आप लोग भी घटना चक्र जैसी कोई किताब है, या लूसेंट का भी इवन ऐप आता है, लूसेंट भी बुरी किताब नहीं है, अगर उसको भी अगर आप लोग, बहुत लोग लूसेंट ही पढ़ करके रिजल्ट लिए हुए हैं, उससे भी आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि पॉलिटी के वो कॉन्सेप्चुअल चीजें लूसेंट में रखी हुई हैं तो वो आपके काम नहीं आने वाला है। 2-4 फैक्ट ज्योग्राफी में वो आपको हेल्प आउट कर देगा, कुछ हिस्ट्री में ठीक ठाक तरीके से हेल्प आउट कर देगा, लेकिन सोचेंगे कि पॉलिटी और इकोनॉमी आप लूसेंट के सहारे पढ़ लें तो अब ये संभव नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो ठीक ठाक चीजों को ही पढ़ करके आप निकाल सकते हैं। फिर फर्स्ट वाले चैप्टर को आज हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले चैप्टर से चीजों को शुरू कर रहे होंगे। 2 मिनट आप लोग रेस्ट करिए, बस हम आ गए। पहला चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे और इसमें केवल हम लोग उतनी ही चीजों को देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो एक हेडिंग दे देंगे, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, आखिर इतिहास वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना तो किस तरीके से हम लोग चीजों को जानते हैं कि क्या क्या चीजें दुनिया में घटित होती हैं, किन राजाओं का क्या इतिहास रहा हुआ है, इसके संबंध में हमको जानकारी कैसे पता चलता है। क्यों हम लोगों ने यहाँ बगल में अशोक राजपथ नाम रख रखा है, क्यों हम लोगों ने राजेंद्र नगर नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो या महेंद्रू नाम रखा हुआ है, तो आखिर ये लोग कौन से लोग हैं, और इन सारी चीजों की कहानी हम लोगों को पता चलती है इतिहास से। लेकिन इतिहास को भी पढ़ने का कुछ सोर्स होता है और उस सोर्सेस के बारे में हम लोग पहले जान रहे होंगे। तो एक पहला फैक्ट इससे संबंधित लिखेंगे कि आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1861 में। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और यही व्यक्ति इस संस्था का पहला डायरेक्टर जनरल बनता है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो 1861। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और यही व्यक्ति इस संस्था का पहला डायरेक्टर जनरल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस ईयर स्टैब्लिश किया गया? अभी भी इस संस्था का नाम आप किसी भी पुरातात्विक स्थल पर जाकर के देखेंगे ना तो आपको एक पट्ट वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ रहेगा कि ये जो जगह है ये आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित है, इसके लिए फंडिंग वगैरह वो कर रहा होता है, ठीक है। अगला एक फैक्ट पे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगले क्लास से हम इंश्योर करेंगे कि पहले ही आपको पीडीएफ मिल जाए, कोई सा भी, या आप लोग चाहें तो इसका किताब भी ले सकते हैं। इतिहास को समझने के लिए ना 3 स्रोत आपको चाहिए होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत मतलब ये हुआ कि कहीं से भी कोई सा भी आपको अवशेष मिल रहा है
तो उस चीज को हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसकी स्टडी कर रहे होंगे, और उस स्टडी के आधार पर हम मोटे तौर पर स्पेकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज किस कालखंड की आपको है और किस तरीके से वो किस कालखंड की है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व हो सकता है। ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्रोतों में पहला एक स्रोत का नाम लिखेंगे कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग। और इसकी इजाद करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर विलार्ड लिबी। विलार्ड लिबी। ठीक है, विलार्ड या बिलार्ड लीबी साहब ने कार्बन रेडियो डेटिंग या कार्बन डेटिंग की खोज की है। ठीक है, ये चीज भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इस चीज के लिए इनको 1960 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। 1960 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। ठीक है, ये तरीका कैसे काम करता होगा सोचा है आप लोगों ने? अक्सर ये टर्म आप लोग सुनते होंगे, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कैसे ही काम करता होगा? कार्बन जितना पुराना होगा वो क्वालिटी, कहने का क्या मतलब हुआ? जितने तत्व धरती पर एग्जिस्ट करते हैं वो उतने ही पुराने हैं जब से धरती बनी है। ठीक है ना। पानी कुछ नया पुराना होता है क्या? जब से पानी है तब से कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन में कौन सा कार्बन? 14 आइसोटॉप। ठीक है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। प्रोफेसर विलार्ड लिबी साहब ने क्या देखा ना कि सन से जब कार्बन 12 आपको सन रेज के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 है वो कन्वर्ट होता है ऐसे CO2 में जिसमें जो कार्बन है वो कौन सा है? C14 है। ठीक है, तो एक लाइन इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि ये कार्बन 14 आइसोटोप आधारित है। और कॉस्मिक रेज, या जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में सूर्य किरणें या सन रेज के साथ रिएक्ट करके ऐसा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है, कार्बन 12O2, वो कन्वर्ट हो जाता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में जो C14O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि CO2 किनका खाना होता है? पेड़ पौधों का, प्लांट्स का। तो अब प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे होंगे उसमें एक ठीक ठाक सा हिस्सा ये भी चला जाता होगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लांट्स में। अब प्लांट्स को क्या करते हैं कि हम लोग कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं, या भेड़ बकरी कंज्यूम करती है उसको, फिर फूड चेन या फूड वे पे एक अलग संकल्पना है। ठीक है ना, जिसके अनुसार प्रकृति में हर जीवित वस्तु एक दूसरे का आहार है। ठीक है, तो प्लांट्स में ये चीज आ गया। अब प्लांट्स के थ्रू ही ये एनिमल्स में आएगा या नहीं आएगा? तो एक चीज सोचिए कि प्लांट में ये प्रोसेस तभी तक चल रहा है जब तक प्लांट जीवित है। किसी भी मृतक को तो खाने की जरूरत नहीं होती है ना। हम आज तक नहीं देखे कोई ऐसा मृतक जो खाना खाता हो, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, कोई ऐसा दिखे तो वहां से फट से भाग लेने की जरूरत। ठीक है ना। तो प्लांट्स और एनिमल की कहानी हो गई। तो ये सारा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपको ये चीज है, ये चीज लिविंग है या ये चीज लिविंग है। और जब ये मरा तो इसका मतलब कि कार्बन 14 का इंटेक खत्म हो गया उसके बॉडी में।
और कार्बन 14 की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये हुआ, इस एक टर्म को आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ लाइफ होता है 5728 या 5730 साल। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में पूछते हैं साइंस वाले सेक्शन में कि कार्बन 14 जो है उसका हाफ लाइफ कितना होता है, तो 5728 या 5730 साल। अच्छा, एक और चीज यहीं पर मेरे ध्यान में आया, आप लोगों ने देखा है कि पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ रहता है कि 4 ऑप्शंस में से सबसे सुटेबल ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, जनरल स्टडीज में मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश की तरह चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। ठीक है, किसी किताब में आपको 5728 दिखेगा, किसी किताब में 5730 दिखेगा। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जनरल स्टडीज में इतनी संभावना होती है, ठीक है ना, कि इतना, जैसे बहुत पुरानी कोई तिथि है किसी राजा से संबंधित, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि एक आध ईयर का आपको अंतर देखने को मिलता है। जैसे विक्रम संवत 57 बीसी भी वो हो सकता है, 58 बीसी भी एग्जाम में दे रखा है, तो आप ऑप्ट करेंगे उसको, क्योंकि हमारे 1 जनवरी से उनका 1 जनवरी भी नहीं शुरू हुआ होगा ना, वो राजा का भी नहीं शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो 57-58 दोनों को आप ऑप्ट करेंगे। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो कि इसका हाफ लाइफ होता है 5728, या ये सोच करके मत दुखी हो जाइएगा कि यहाँ क्लास में तो 5728 लिखवाया गया, वहां 5730 आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस फिगर के आसपास का जो सबसे आसपास का फिगर है उसको हम लोग ऑप्ट करेंगे। अब ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आप लोगों से पता है किन्हीं को क्या होता है? और बचा हाफ मास क्या हो जाता है? हाँ, तो बचा हुआ हाफ मास का क्या होता है? अच्छा, ठीक है। कार्बन 14 अगर आपके पास ना, आपने किसी जार में 1 ग्राम रख दिया ना, 5728 सालों के बाद उस जार में आप देखेंगे ना, तो वजन 1 ग्राम ही है, लेकिन 0.5 ग्राम आपको देखने को मिलेगा कार्बन 12, और 0.5 ग्राम ही आपको देखने को मिलेगा कार्बन 14। हाफ लाइफ मतलब ये जो कार्बन 14 था ना, चूंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब डीके होगा इसमें, और डीके होके आधा इसमें से बन गया कार्बन 12 और आधा बन गया कार्बन 14। ठीक है, और इसी जार को 5730 साल बाद और खोलेंगे तो ये जो बचा हुआ आधा ग्राम था इसमें से भी आधा डीके कर गया होगा, तो इसका मतलब अब इसमें 0.75 ग्राम आपको कार्बन 12 देखने को मिलेगा, 0.25 ग्राम देखने को मिलेगा आपको कार्बन 14, एंड सो ऑन। और 5730 सालों के बाद खोलेंगे तो ये 0.125 ग्राम ही देखने को मिलेगा, और उतना ही क्वांटिटी आपको कार्बन 12 की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोटे तौर पर साइंटिस्ट इस चीज का अंदाजा लगा लें कि कॉस्मिक रेस का लेवल आज से 10,000 20,000 साल पहले क्या होगा, क्योंकि कॉस्मिक रेस सन रेस ही डिसाइड कर रही हैं कि कितना कार्बन 12 आपको कार्बन 14 में कन्वर्ट हो रहा है, और मोटे तौर पर अंदाजा लगा लें कि एक गधे में, एक कुत्ते में, एक इंसान में कितना कार्बन 14 होना चाहिए। ठीक है, लेट से कि इन्होंने अंदाजा लगाया कि एक शरीर में, मानव शरीर में, एक वयस्क अगर मानव का शरीर है तो उसमें 1 ग्राम आपको मिलना चाहिए कार्बन 14, और कोई बच्चे का आपको स्केल्टन मिल रहा है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बच्चा है तो इसके शरीर में 0.5 ग्राम आपको कार्बन 14 मिलना चाहिए। और स्केल्टन देख के ये चीज का अंदाजा तो आपको लगाया ही जा सकता है कि महिला का है या पुरुष का है, छोटे बच्चे का है या वयस्क आदमी का है। ठीक है ना, तो लेट से साइंटिस्ट ने बोला कि 1 ग्राम एक वयस्क के शरीर में आपको कार्बन 14 मिलना चाहिए, लेकिन जो आपको स्केल्टन नरकंकाल मिल रहा है वो आपको 0.5 ग्राम ही मिल रहा है। तो क्या इससे आप नहीं कंक्लूड कर सकते मोटे तौर पर कि इस आदमी की मृत्यु हुई होगी 5730 साल पहले?
कर सकते हैं ना, इसमें कोई समस्या आया? या लेट से 0.25 ग्राम ही आपको मिल रहा है, तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि 5730 प्लस 5730 साल पहले ये व्यक्ति मरा होगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही अंदाजा अगर आप कुत्ते, घोड़े, गधे, आम के पौधे, अमरूद के पौधे में अगर आप लगा सकते हैं, तो इसका मतलब कोई सा भी आपको फॉसिल अवशेष मिल रहा है तो उसके बारे में मोटे तौर पर चीजें आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि किसी भी चीज की मृत्यु कितने पहले हुई है। ठीक है, हम मान लीजिए बोले, ये नहीं बोले कि 1 ग्राम ही है, हाँ सपोज, तो अगर 1 ग्राम है, 5730 साल के बाद अगर हमारा स्केल्टन निकलेगा तो उसमें आधा हो चुका होगा, और 5000, क्योंकि इंटेक कार्बन 14 का हमारे बॉडी में खत्म हो रखा है। इंटेक क्या था? हमारे लिए खाना था। अब प्लांट्स को या तो एनिमल्स ने खाया, और एनिमल्स को हम लोगों ने खाया, या सीधे प्लांट्स को हम लोगों ने खाया। ठीक है ना, तो दोनों प्रक्रियाओं के थ्रू क्या हो रहा है, फाइनली कार्बन 14 हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। जिस दिन हम लोग मर गए उस दिन ये पूरी की पूरी आपको प्रक्रिया रुक जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया पुरातात्विक स्रोतों में से। अच्छा, एक और चीज इस पूरी प्रक्रिया से हम लोगों ने क्या सीखा कि हर सब्जेक्ट को ना आप निरपेक्ष मान करके मत चलिए। ठीक है ना, अभी पिछले 5 मिनट से हम लोग शायद केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे थे, ऐसा है क्या? इसका मतलब कि सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अपना एक ऐसा होलिस्टिक व्यू रख करके आपको चलना चाहिए, और ये होलिस्टिक व्यू आपको मेंस में भी हेल्प आउट करेगा कि सारे सब्जेक्ट मोर और लेस एक ही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको आंसर लिखना है, और भारत चीन संबंधों का अगर आपको ऐतिहासिक महत्व या ऐतिहासिक डायमेंशंस नहीं पता है तो आप अच्छा आंसर कभी भी नहीं लिख पाएंगे। राइट, आप कभी भी अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। एंड दिस, या आपको ज्योग्राफी नहीं पता है कि उनके हमारे बीच में कौन कौन से भौगोलिक अवरोध हैं। ठीक है, क्या क्या उनको एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमको एडवांटेजेस हैं। तो ऐसा आप आईआर का आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड वगैरह की बात करेंगे तो थोड़ा आपको अर्थशास्त्र का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर फाइनली क्वालिफाई करना चाहते हैं बीपीएससी को, तो आज से ही ऐसा होलिस्टिक व्यू बनाना शुरू कर देंगे कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोगों ने देखा। उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टिमैटिक्स। और न्यूमिस्टिमैटिक्स के अध्ययन के द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब राजा का किस चीजों में इंटरेस्ट रहा होगा। ठीक है, किस राजा का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में रहा होगा। जैसे समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर पाते हैं, उससे हम लोग ये कंक्लूड कर पाते हैं ना कि ये व्यक्ति कला प्रेमी रहा होगा। आप लोगों में से किन्हीं ने वो मूवी देखी है, क्या नाम है, गोविंदा साहब की है, हीरो नंबर 1, जिसमें वो अपनी माँ के बहुत लाडले रहते हैं, चौथी पास रहते हैं, लेकिन कभी वो वकील की फोटो खिंचा करके अपने घर में रखे रहते हैं, कभी लॉयर की। तो अनलेस अंटिल, शायद हीरो नंबर 1 नहीं है, कोई और नंबर 1 वो मूवी है, राजा बाबू है। ठीक है, राजा बाबू है, उसमें चौथी पास रहते हैं, फिर भी उनके मन में ऐसा रहता है कि हम लॉयर बने तो लॉयर के तौर पर फोटो खिंचवाते हैं, कभी पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसा कंडीशन तो नहीं रहा होगा ना इतिहास में। सिक्कों पर अगर समुद्रगुप्त साहब को दिखाया गया है कि वीणा बजाते हुए, डेट मीन्स हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये व्यक्ति कला प्रेमी रहा होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर मार्क कर लेंगे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्टिमैटिक्स कहा जाता है। और अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं तो भी इस शब्द को ध्यान में रखेंगे। मुद्रा शास्त्र तो आप पकड़ लेंगे एग्जाम में, लेकिन न्यूमिस्टिमैटिक्स भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, नोट डाउन पे कम ही ध्यान दीजिएगा, चीजें यहीं पर ज्यादा देखिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। जो भी सर्वाधिक प्राचीन सिक्के होते थे ना, उनको आहत सिक्के कहा जाता था। और आहत क्यों कहा जाता था, या इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, क्योंकि सिक्के विक्के कैसे बनाए जाते हैं, धातु को एक शेप कैसे दिया जाता है, उसको मार पीट के
ठीक है, लोहार क्या करेगा कि उसको मेल्ट करेगा मेटल को, और उसके बाद दो हथौड़ी इधर से मारेगा, दो हथौड़ी इधर से मारेगा, उसके ऊपर कोई शेप वेप अंकित करेगा। नहीं लगता है कि अगर कोई उस वो जीवित व्यक्ति रहता है तो उसको आहत किया जा रहा है, घायल किया जा रहा है, राइट। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि जो सर्वाधिक प्राचीन सिक्के होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो आहत भी आपको जानना है और पंचमार्क्ड भी आपको जानना है। ठीक है, इस चीज के ऊपर एक बार गौर करेंगे। ठीक है, उसके अगले में आप क्या देखेंगे कि इंडिया में माना जाता है ना कि जो सबसे प्राचीनतम आहत सिक्के थे ना, वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, इसको नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, आहत सिक्के पहली बार पंजाब और हरियाणा का एक कबीलाई गणराज्य था, योद्धेय गणराज, इन लोगों के द्वारा आपको यूज किया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा योद्धेय कबीला कहां पर एग्जिस्ट करता था, तो पंजाब और हरियाणा। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार आहत सिक्कों को आपको इंट्रोड्यूस करने वाले यही लोग हैं। और एक लाइन इसी में और ऐड कर लीजिए, ये बहुतायत में मिलना शुरू हुए हैं 6वीं शताब्दी बीसी में। ठीक है, इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो नहीं मिलेगा उस चीज को भी आप नोट डाउन करेंगे। पहली बार कब देखने को मिले हैं, तो पंजाब और हरियाणा के योद्धेय गणराज्य कबीले में। और बहुतायत से मिलना कब शुरू हुए हैं, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ये दोनों शब्दों के मायने पता है आप लोगों को, क्या होता है? ये होता है एनोडोमिनी, और ये होता है, तो ई फिर क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। जानबूझ करके आपसे एग्जाम में पूछेगा और आप लोग क्राइस्ट लगा करके आ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, बिफोर कॉमन एरा। इसका एक मतलब और कि छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। ठीक है ना, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। एडी के का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। और उसके बारे में ये भी लिख लीजिएगा कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी के जन्म के समय। एडी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी के जन्म के वर्ष में। अब क्रिश्चियंस का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो क्रिश्चियंस के लिए स्वामी कौन होंगे? जीसस क्राइस्ट होंगे, तो इसीलिए एडी मतलब माना जाता है जब से जीसस क्राइस्ट आपको एग्जिस्ट करते हैं तब से। ठीक है, तो बीसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आप ही लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसमें क्राइस्ट शब्द जानबूझ करके जोड़ा ही जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी चीजें कुछ थी इस पन्ने पर जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त दो और चीजें जानेंगे। इतिहास का पिता किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है ना, जिनको नहीं पता होगा नोट डाउन कर लेंगे। इतिहास का पिता किनको कहते हैं? एक कॉमन सा फैक्ट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। हेरोडोटस। और इस व्यक्ति की लिखी हुई दो किताबें कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। एक किताब का नाम ही हिस्ट्री है और दूसरी किताब का नाम है द अकाउंट ऑफ इजिप्ट। इस किताब का नाम भी नोट डाउन कर लेंगे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं नोट डाउन करेंगे तो जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन आपको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट याद आएगा।
द अकाउंट ऑफ इजिप्ट एक इस व्यक्ति की लिखी हुई किताब है, इतिहास का पिता हेरोडोटस। क्यों ऐसा? बिकॉज इंडियंस ने ऑलमोस्ट 90% ज्ञान को दुनिया को दिया हुआ है, ठीक है ना। जो 5-10% हम लोगों ने दूसरी लोगों से सीखा है, उसमें एक चीज यही है कि आपको जो भी रोमन एम्पायर था, यूनानी एम्पायर था, वो लोग क्या करते थे कि छोटी छोटी चीजों का भी अकाउंट्स लिख लेते थे, ठीक है ना। ये चीजें हम लोगों ने उनसे सीखा है। दूसरा चीज कौन सा सीखा है? तो दूसरा चीज हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में कुछ कुछ चीजें सीखी हैं यूनानियों से। और तीसरा कौन सा चीज सीखा है? तो जो भी हमारा थिएटर होता है, थिएटर में आप देखते हैं रामलीला वगैरह कहीं होता है तो एक सीन चेंज होने के बाद पर्दा गिर जाता है, ठीक है ना। पर्दा गिर जाता है, तो इस पर्दा सिस्टम को भी हम लोगों ने उन्हीं लोगों से सीखा हुआ है। चाहे तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। यूनानियों से हम लोगों ने 3 चीजें सीखी हैं: इतिहास लेखन, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, और तीसरा थिएटर में पर्दा। नोट डाउन कर लिए? उसके अगले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे उस पीडीएफ से भी, जो आप लोगों को दे दिया जाएगा। चाहे तो आप लोग किताब भी ले सकते हैं, वहां से भी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, इसीलिए यहाँ समझने में ज्यादा ध्यान देंगे। ये सब चीजें बाद में आप लोग मार्क कर सकते हैं। पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भारत में दिया जाता है इंडो ग्रीक शासकों को, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार आपको सोने के सिक्के कौन लोग जारी करते हैं? इंडो ग्रीक शासक करते हैं। अब ये इंडो ग्रीक शासक कौन से हैं? तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर भारत आता है, और अपने नाम से, जिस रास्ते से वो भारत आता है, उस रास्ते में अपने नाम से, अपने रिलेटिव्स के नाम से वो बहुत सारे शहरों की स्थापना करता है। वापस लौटते समय 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस फैक्ट को भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अलेक्जेंडर भारत कब आया? तो 326 बीसी, और उसकी मृत्यु कहां हुई? तो बेबीलोन में हुई है 323 बीसी में। प्राचीन दुनिया के 7 सबसे बड़े आश्चर्यों में से बेबीलोन को भी गिना जाता था। आप लोगों में से कोई अंग्रेजी गाने सुनने के शौकीन है तो वो एनरिके का एक गाना है, रिवर्स ऑफ द बेबीलोन। तो एग्जाम में तो 4-5 महीना ही बचा हुआ है, तो बेहतर है गाने न सुने, खाली एक फैक्ट पढ़ ले, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाएगा। 323 बीसी बेबीलोन। तो अलेक्जेंडर क्या करता था ना, कि जो भी लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे ना, उसको मारता वारता नहीं था, ठीक है ना। और जहां जहां से वो गुजरा है, वहां वहां से उसने बहुत सारी स्थायी बस्तियों की स्थापना की है। तो इसी के भारतवर्ष में कुछ छोड़े हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में छोड़े हुए कुछ लोगों में ने शासन आपको भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थापित किया, और इन्हीं लोगों को फिर कहा जाता है इंडो ग्रीक शासक, ठीक है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने शादी ब्याह भी किया होगा, ठीक है ना। जो कि अभी के समय में देखेंगे तो आपको एक लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व होता था। सेम कॉन्सेप्ट वाज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक्स ने जारी किए। अगला एक पॉइंट यहीं पर नोट डाउन करेंगे कि सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बार बोलते हैं सोने के सिक्के कौन लेकर के आए? तो इंडो ग्रीक, क्योंकि यूनान में इसका कल्चर था। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, महिलाएं ज्यादा बेहतर इसको जानती होंगी, वो 22 कैरेट और 24 कैरेट की जो कहानी होती है, ठीक है। पुरुषों को थोड़ा कम ज्ञान होता है,
ठीक है, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन लेकर के आए हैं? कुषाण लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के कौन लेकर के आए हैं इस देश में, या जिन्होंने जारी किया हुआ है? तो गुप्त शासक, उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली बार सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? इंडो ग्रीक ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? गुप्ताज ने किए। वहीं पर एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे कि हालांकि इनके सिक्कों में सोने की मात्रा बहुत कम थी, सोने की मात्रा बहुत कम थी। ठीक है, सबसे शुद्ध सिक्के किनके? कुषाणों के। सोने की मात्रा कम है गुप्तों में, तो सबसे अशुद्ध सिक्के किनके, या सबसे कम मात्रा में सोने के सिक्के किनके? गुप्ताज के। अब कहानी समझिए कि क्या है। जब गुप्ताज डायनेस्टी, जो परवर्ती गुप्त शासक जब रूल कर रहे थे ना, ये चंद्रगुप्त दो वगैरह, समुद्रगुप्त, सब बड़े प्रतापी शासक थे। लेकिन स्कंदगुप्त ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि परपेचुअली भारत पर हूनों का आक्रमण होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हूनों का आक्रमण होगा तो आपको बहुत सारे अपने फिनेंशियल रिसोर्सेस को लड़ाई झगड़े में भी आपको लगाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े में अगर आप बहुत ज्यादा अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज को लगाएंगे, तो इसका मतलब फ्रंट पर अगर लगाएंगे तो इसका मतलब देश के अंदर सोने का क्या होगा? आपको किल्लत होगी ही होगी। ठीक है, अगर सोने की किल्लत देश के अंदर आपको होगी तो इसका, और आपके दादे परदादे बहुत प्रभावशाली शासक रहे हुए हैं। गांव में देखेंगे ना कि कोई किन्हीं के दादे परदादे अगर बहुत संपन्न लोग रहे हुए हैं और आज के समय में उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं भी है, तो भी घर पे 4 आदमी आता है तो उनको चाय पिलाना ही पड़ता है। ठीक है ना, सेम स्टोरी वॉज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। जो भी परवर्ती गुप्त शासक थे, इनके जो बाप दादे थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भारत को रूल किया था। ठीक है, भारत का स्वर्ण काल भी साहित्य और शिक्षा के कारण उसको बोला जाता है, वास्तुकला के कारण बोला जाता है। तो आप सोने के सिक्कों में कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाप दादे बहुत संपन्न रहे हुए हैं। तो और सोना आपके पास है नहीं, तो क्या करेंगे? मिलावट करेंगे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके सिक्कों में सोने की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो सोने के सिक्कों से संबंधित यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अगले में ये सब चीजें नहीं आपके काम की हैं। एक एलॉय के बारे में यहां लिख रखा है, पोटिन। ठीक है, पोटिन के सिक्के भी पुराने समय में चलते थे, और एक ब्रॉन्ज के सिक्के चलते थे। तो तांबा तो सबको पता है कि कॉपर होता है, चांदी सोना तो आपको पता ही है। ये पोटिन और कांस्य क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, इसके बारे में लिख लीजिए। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, जिसमें 88% कॉपर होता है और 12% टिन होता है। अब ये भी ऐसा देखिए तो केमिस्ट्री का फैक्ट है, राइट, इसमें भी कुछ ऐसा इतिहास नहीं है। ठीक है, पोटिन के बारे में लिख लीजिए। पोटिन में क्या क्या होता है? तो इसमें लेड होता है, जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, साथ में कॉपर होता है, और साथ में टिन होता है। ठीक है, ये दोनों आपको या तो साइंस वाले सेक्शन में पूछ देते हैं, या कभी कभी इतिहास वाले सेक्शन में ही पूछ देते हैं। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से, जिसका एक फिक्स कंपोजिशन होता है, 88% कॉपर और 12% टिन। और वहीं पोटिन बनता है आपको लेड से, कॉपर से और टिन से। ठीक है, नोट डाउन कर लिए? कर लिए? उसके अगले में एक लाइन इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसको भी पीडीएफ से मार्क कर लीजिएगा, कि शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। ठीक है, एक टर्म एग्जाम में आपसे पूछ देगा, विच इज श्रेणी। श्रेणी क्या होता था?
प्राचीन काल में व्यापारियों का संघ होता था। लेट से हाथी का दांत का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उन्होंने अपना एक संघ बना लिया। मसाले का व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, उन्होंने एक अपना संघ बना लिया। संघ क्या करता है ना कि आपको यूनाइटेड करता है, ठीक है ना। आप सरकार के सामने एक प्रेस या अपने शासक के सामने एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में एक व्यापारी अगर जीएसटी को लेकर के सरकार के पास जाए तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन यही 50, 100, 200, 400 लोग अगर संगठित होकर के जाए ना तो उनकी बात सुनी जाएगी। इस पन्ने पर आपके काम का एक फैक्ट है, श्रेणी मतलब होता है व्यापारियों का संघ। अब व्यापारी लोग उस समय संघ क्यों बनाते होंगे, सोच के देखिए क्या रीजन रहा होगा। क्या बोला आपने? एक तो टैक्सेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी आपने बहुत अच्छा चीज बताया। और एक शब्द सुना है आपने, हुंडी शब्द आप लोगों में से किन्हीं ने सुना है? ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हुंडी क्या होता है, इकोनॉमी में भी पूछा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच रखिए। आपको ये मान करके चलना है कि सारे सब्जेक्ट आपको एक ही है, सारा ज्ञान माता सरस्वती द्वारा दिया गया है, बस उसी में थोड़ा थोड़ा बाइफरकेशन वगैरह है। जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट में हमको फिजिक्स के अतिरिक्त और कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है। दुनिया में एक ही सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो है फिजिक्स। जब आप शरीर के अंदर फिजिक्स को ढूंढते हैं तो बायोलॉजी बनता है। एटॉमिक सब एटॉमिक स्तर पर देखते हैं तो वो आपको केमिस्ट्री बनता है। और फिजिकल क्वांटिटीज को जब आप मेजर करने जाते हैं तो मैथमेटिक्स बनता है, राइट। लेकिन ह्यूमैनिटीज में आपको ऐसा एक व्यू बना करके चलना है कि ओवरऑल ये सारी चीजें एक ही हैं। अब पहले के समय में क्या होता होगा ना कि लेट से आप बिहार के व्यापारी हैं और आपको गुजरात तक ट्रेवल करना है, ठीक है। अब क्या होता होगा कि इस पूरे रास्ते अगर आप एक सिंगल व्यक्ति गए अपना सामान लेकर के, तो रास्ते में अंगुली माल जैसे डाकू भी तो बैठे हुए हैं ना। अंगुली माल की कहानी संभवतः हम लोगों में से सबने सुनी होगी, ठीक है। भगवान बुद्ध के साथ राजा प्रसेनजीत मना करते हैं कि आप उधर जंगल में मत जाओ, अंगुली माल है। अंगुली माल से मिलते हैं बुद्ध, अंगुली माल बोलता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध कहते हैं हम तो ठहर गए हैं, तुम लाइफ में कब ठहरोगे, कब तुम लोगों को मारना पीटना छोड़ोगे, राइट। तो भगवान बुद्ध थे, उनकी जान तो बच गई, प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे। हमारे आपके सामान्य व्यक्ति को तो अंगुली माल नहीं छोड़ेगा जब तक हम लोग ज्ञान देते तब, और हमारा कुछ वैसा ऑरा भी नहीं है कि पीछे वैसा चमक वमक दिखे कि हम लोगों को छोड़ दिया जाए। तो अंगुली माल पहले ही हमारा उंगली भी काटेगा, धन भी ले जाएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए व्यापारी क्या करते थे, हुंडी का सहारा लेते थे। उस समय यूपीआई पेमेंट भी नहीं रहा होगा, ठीक है ना। यूपीआई पेमेंट भी नहीं रहा होगा कि आप यहां से कोई कैशलेस जाइए और आप वहां पर जाकर के क्या करिए कि वहां पर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर लीजिए यूपीआई से, ठीक है। लेकिन हुंडी भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का भी एक तरीका था। जैसे बिहार में आप हैं और गुजरात में हैं, आपको यहां से अपने धन को यहां ट्रांसफर करना है। अगर आप बहुत सारे सोने के साथ ट्रेवल करेंगे ना तो आपकी हत्या की जाने के रास्ते में बहुत चांसेस हैं। रास्ते में उस समय तो और जंगल रहे होंगे, और एक अंगुली माल के बारे में हम लोग जानते हैं, उस समय हजारों अंगुली माल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लो प्रोफाइल मेंटेन करके जाते हैं तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। तो एक ही श्रेणी है जिसके दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है यहां पर बिहार में और एक ब्रांच है यहां पर गुजरात में। अब आपको केवल क्या करना है कि आपके पास 1000 सोने के सिक्के हैं तो आपको यहां पर उसको जमा कर देना है। बदले में आपको परिपत्र जारी कर दिया जाएगा, एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा कि भैया ये आदमी मेरे पास 1000 सोने के सिक्के दिया है। अब सोने के सिक्के तो आपके बचेंगे नहीं अगर आप लेकर के ट्रेवल करेंगे, लेकिन एक कागज को छुपा करके तो आप जा सकते हैं ना, ठीक है ना। कागज को आप ले जा करके यहां पर दिखा दीजिए, वो अपना टैक्स वैक्स काट के हो सकता है 990 सोने के सिक्के आपको रिटर्न कर दें। तो 10 सोने के सिक्के दे करके आपका अगर बिजनेस भी चल गया और आपकी जान भी बच गई तो ये तो महंगा सौदा नहीं है, ठीक है। तो हुंडी एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो आप एक जगह पर जमा करते हैं और वो इस चीज को गारंटी करता है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पर धन दे रखा है। उसी संबंधित संस्था के दूसरे ब्रांच में जाकर के उस चीज को आप भुना सकते हैं, उस चीज को आप कैश इन कर सकते हैं। तो एक टर्म यहां पर आप लोगों को मिला श्रेणी। श्रेणी कहा जाता था किस चीज को, तो
व्यापारियों के संघ को। और ऐसे ऐसे तो इंडिया में हजारों आपको व्यापारियों के संघ रहे होंगे। अभी हम आपको क्या बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप क्या करिए कि पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट करिए, 60 पन्ने का होगा, 60 पन्ने आप लोग रट सकते हैं। 1000 नाम होंगे भारतवर्ष में श्रेणियों के, क्या आप 1000 नाम याद कर सकते हैं? लेकिन क्या एनसीईआरटी में 2 नाम दे रखा है तो आप लोगों को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? ठीक है, तो 2 ऐसे ही श्रेणियों के नाम दे रखा है, नोट डाउन कर लीजिए। नाना देसी, मनीग्राम। एग्जाम में यूपीएससी तक ने पूछा हुआ नाना देसी क्या है। एंशियंट काल का व्यापारियों का संघ था। नोट डाउन कर लिए। एक संघ नाना देशी और दूसरा मनीग्राम। ठीक है, अगला एक तरीका हो सकता है इतिहास को जानने का, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अभिलेख। किसी राजा ने, उस समय तो व्हाट्सएप फेसबुक रहा नहीं होगा, अशोक को अपने मैसेज को अगर जनता तक पहुंचाना है तो व्हाट्सएप तो नहीं स्टेटस लगा सकता होगा, राइट? कोई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो वो क्या करता था, जो भी इंपॉर्टेंट राजमार्ग हैं, ठीक है, उनके किनारे या जहां पर ये राजमार्ग मिलते थे वहां पर इसने इंश्योर किया है कि बड़े बड़े पत्थरों पर उसके जो भी सोशल मैसेजेस हैं कि जनता को कैसे अच्छे से रहना चाहिए, कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीजों से संबंधित अभिलेख वगैरह उसने क्या कर रखा है, खुदवा रखा है। उन चीजों को भी अगर हम आप पढ़ेंगे तो हमको आपको क्या होगा, अशोक के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। एक तरीका आपको इंस्क्रिप्शन भी होता है। ठीक है, उसके अगले में किस चीज को आपको मार्क करना चाहिए? पहला चीज ये मार्क करेंगे कि अभिलेखों का जो प्रथम साक्ष्य हमको देखने को मिलता है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में आपको उत्कीर्ण है। ठीक है, ये पीडीएफ में 2 आपको मिल जाएगा, आप बस यहां पर ये कहानी जान लीजिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, इसी समय में अशोक एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था? अशोक के शासन काल का ही ये सारी चीजें आपको, 273 में वो राजा बनता है, 273 बीसी में। उसका राज्याभिषेक 4 साल बाद 269 बीसी में होता है, और कलिंग का युद्ध वो लड़ता है 261 बीसी में। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अशोक का कालखंड देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है या नहीं है। एग्जाम में पूछते हैं कि उसके जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें वो भाषा कौन सी यूज करता था, तो प्राकृत भाषा इस्तेमाल में लाता था, और लिपि कौन सी इस्तेमाल में लाता था, तो ब्राह्मी इस्तेमाल में लाता था। इन तीनों फैक्ट्स को भी लिख सकते हैं चाहे तो। राजा बना, राज्याभिषेक, और कलिंग का युद्ध। ठीक है, हाँ, हुंडी उस समय का हवाला बिजनेस ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन निगेटिव चीजों को ही क्यों देखें। लिपि और भाषा के अंतर्गत आपको अंतर पता है ना, क्या है? क्या अंतर होता है लिपि और भाषा में? जैसे एक तरीका हुआ कि हम रेल ऐसे लिखें, और एक तरीका हुआ कि रेल ऐसे लिखें। भाषा अंग्रेजी ही है, दोनों की शब्दावली में रेल ही लिखा हुआ है। बस अंतर यह है कि एक जगह पर रोमन हम लोगों ने स्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है, और एक जगह देवनागरी को हम लोगों ने इस्तेमाल में लाया हुआ है। ठीक है, जब देश भी आजाद हो रहा था तो इस चीज को लेकर के भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कि किस भाषा किस लिपि को हम लोग अपनाएं। गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू, ये सारे लोग हिंदी को लाइक करते थे,
और यहां तक भी मांग उठा था ना, जब देश आजाद हुआ था, अभी हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, ठीक है। एंशियंट संस्कृत वंस्कृत ब्राह्मी से फिर देवनागरी बना, और उसके बाद फिर उसी में हम लोग ने हिंदी लिखना पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो दक्षिण भारतीय राज्यों में ना बहुत हद तक आपको विरोध हुआ था हिंदी भाषा का। और हिंदी को प्रमोट करने में गांधी जी तो आगे थे ही, नेहरू जी तो आगे थे ही, जनसंघ भी बहुत आगे था। और ये भी एक रीजन है कि आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में बीजेपी अभी तक बहुत अच्छा शानदार परफॉर्म नहीं कर पाया है। एक कर्नाटक को छोड़ दीजिए, कर्नाटक की अलग हिस्ट्री है, वहां पे लिंगायत कम्युनिटी बहुतायत से है, और लिंगायत कम्युनिटी के जो सबसे बड़े नेता हैं येदुरप्पा साहब, वो बीजेपी में आ गए, और तब जाकर के इन लोगों ने कर्नाटक को कॉन्कर किया, नहीं तो कर्नाटक में बहुत शानदार बीजेपी था। रीजन यही है कि ये लोग हिंदी को प्रमोट किए थे, और दक्षिण भारत में आपको देवनागरी लिपि और आपको हिंदी को लेकर के बहुत सपोर्ट नहीं था। हम लोगों की जब राष्ट्रभाषा बताने का की जब बारी आई ना, अभी तो देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, उस समय आया कि हिंदी को बना दिया जाए। तो नॉर्थ इंडियंस ने लॉजिक क्या दिया कि हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, राइट, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। अब साउथ इंडियंस ने क्या लॉजिक दिया, उस समय देश का राष्ट्रीय पशु आजादी के समय कौन था, पता है आप लोगों को? शेर था। 1972-73 में इस चीज को चेंज करके बाघ में कन्वर्ट। अगर नहीं पता है तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। आजादी के समय हमारा राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। नीचे 10-15% जगह खाली छोड़िएगा जिसमें इतिहास मान लीजिए नहीं है, कहने को तो ये मतलब इसको कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ। नीचे 10-15% जगह खाली छोड़िएगा जिसमें ऐसे फैक्ट्स को आप लिख सकते। तो दक्षिण भारतीयों ने क्या लॉजिक दिया? उन्होंने लॉजिक दिया कि यार तमिल लैंग्वेज को बना दो भारत की राष्ट्रभाषा। इधर से नॉर्थ इंडिया से बोला गया कि भाई तो हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा है ना, तो हिंदी को बनाया जाए। साउथ इंडियंस बड़ा प्यारा सा लॉजिक ढूंढ है, उन्होंने कहा कि तुम लोग देश का राष्ट्रीय पशु किसको बना रहे हो? सर शेर को बना। कुत्ते को बना दो फिर, कुत्ता तो नंबर में ज्यादा है ना शेर के मुकाबले, कुत्ते को क्यों नहीं बना रहे हो? दूसरा लॉजिक, तुम राष्ट्रीय पक्षी किसको बना रहे हो? मोर को बना रहे हो, तो कौवा तो नंबर में बहुत ज्यादा है ना। तो अगर नंबर डिसाइड करेगा चीजों को, तो फिर तब तो आपको कौवा को बनाओ और कुत्ते को बनाओ देश का राष्ट्रीय पशु और पक्षी। और एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक उन लोगों ने क्या दिया कि आप सोच के देखिए कि हिंदुत्व के अंतर्गत दो जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट देवता हैं, या तो वो आपको भगवान विष्णु हैं और या तो शंकर जी हैं। और ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण करने के लिए का बेड़ा उठाया था अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ही विंध्याचल पर्वत को पार करके साउथ इंडिया गए और साउथ इंडियंस को उन्होंने आर्यों में कन्वर्ट किया। तो जब साउथ इंडिया ये गए तो इनका कहना था, इन्होंने शंकर जी की पूजा की, शंकर जी से बोला यार यहाँ के लोग मेरी बात समझते नहीं है, इनको हम कैसे कम्युनिकेट करें कि आर्यन नॉर्म्स, आर्यन संस्कृति, यज्ञ वगैरह तुमको करना है। तो शंकर जी ने स्वयं एक लैंग्वेज को गढ़ा, वो लैंग्वेज था तमिल। तमिल का ज्ञान उन्होंने दिया अगस्त ऋषि को, और इसी भाषा के थ्रू साउथ इंडियंस का आर्यकरण किया गया। अब इस पूरी कहानी में है तो ये मिथोलॉजी, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि चारों दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में से सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो तमिल है। एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बाकी तीनों भाषाएं आपको तमिल से ही निकली। साउथ इंडियन ने एक और प्यारा सा लॉजिक दिया होगा कि यार तुम लोग ऐसी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाते हो जिसको, तुम भी शंकर जी को मानने वाले हो, हम भी शंकर जी को मानने वाले हैं। शंकर जी स्वयं जिस लैंग्वेज को क्रिएट किए, क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए? राइट, क्या बोले आपने? संस्कृत नहीं, अभी हम बताएं कि शंकर जी ने खुद इस लैंग्वेज को क्रिएट किया, तमिल। शंकर जी में आपकी भी आस्था है, नॉर्थ इंडियंस की भी, दक्षिण भारतीयों की भी है, राइट। तो क्यों ना हम लोग तमिल को बना दें,
ठीक है ना, देवादिदेव, देवों में सबसे, देवों की भाषा संस्कृत, देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन, महादेव, तो महादेव ने जिस लैंग्वेज को क्रिएट किया है उसको बना दिया जाए, ठीक है ना। तो ये कंट्रोवर्सी था। बहरहाल यहां आप जानेंगे कि इसके जो भी अभिलेख रहे हुए हैं वो प्राकृत भाषा में है, मोस्टली इंडिया में, और ब्राह्मी लिपि में है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, जो हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख है ये अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। रीजन ये है कि ये चित्रात्मक लिपि में है। इस पॉइंट को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति है, इसके जो अभिलेख है इसको बोला जाता है बोस्ट्रोफेडन, और इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये बुक, हाँ हाँ मिल जाएगा, अच्छा आप कहेंगे, हाँ हाँ हाँ, बोस्ट्रो, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि किसी भी स्टैंडर्ड किताब में, उन 2 रुपए वाली किताबों की हम बात नहीं कर रहे हैं जो स्टेशन पे बिकती हैं, वो अगर आप छोड़ दे तो हर जगह शब्द दिखता है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। गौर किया है आपने, किसी भी किताब में चैप्टर का नाम होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसी किताब में नहीं मिलता है इंडस वैली कल्चर। गौर किया है इस चीज को, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, एक भी स्टैंडर्ड किताब नहीं दिखा सकते जिसमें लिखा हो हड़प्पा संस्कृति, ठीक है। रीजन क्या है इस चीज को समझेंगे। यूं तो सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, जो भी भौतिक तत्व होता है, उसको हम लोग सभ्यता के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जैसे आप किस कलर का शर्ट पहने हैं ये हमको दिख रहा है, टीवी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स है वो हमको दिख रहा है, वो सभ्यता के अंतर्गत आपको इंडिकेट किया जाता है। और संस्कृति मतलब होता है आपका कैसा माइंडसेट। आप, हम यहां बैठ करके आपको बता सकते हैं क्या कि आप मन में अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं हम बता सकते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, आपके घर में क्या खाने में बनता है हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन यहां से हम इस चीज को देख सकते हैं कि आप लाल कलर का शर्ट पहने हैं, काले कलर का कलम है आपके हाथ में। तो हुआ क्या है कि इनकी जो लिपि है बोस्ट्रोफेडन, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चित्रात्मक लिपि और चित्रों के अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अनेक अर्थ कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से कि हम ऐसे अगर आपको हाथ दिखाएं तो ये थप्पड़ को भी इंडिकेट कर सकता है। चुनावी कालखंड चल रहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको चुनाव चिन्ह को भी इंडिकेट कर सकता है। हो सकता है 5 उंगलियां आपको दिखा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि भगवान बुद्ध का ये अभय मुद्रा हो, आशीर्वाद भी तो आदमी ऐसे ही देता है ना। तो आप इस चीज को देख करके बता सकते हैं क्या कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो कभी नहीं बता सकते हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यहां पर कहीं पर लिखा हुआ था हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, चित्रात्मक लिपि में है, और उस चित्रात्मक लिपि को हम लोग बोस्ट्रोफेडन कहते हैं। तो खुदाई से जगहों के क्या निकल के आ रहा है कि लोग खिलौने यूज करते थे, तो खिलौने तो आंख से दिखते हैं, तो उस चीज को हम आपको बता सकते हैं। लेकिन कहीं पर चित्रात्मक रूप में आपने कुछ लिख रखा है जिसको अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो आपका माइंडसेट हमको नहीं पता है। अब माइंडसेट नहीं पता है, और जो भी आपको अमूर्त चीजें होती हैं, जो आपके दिमाग में चीजें होती हैं, किसी भी समाज के, आप महिलाओं के बारे में कैसा सोचते हैं, आप कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, समाज में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें कहीं पे दिखती तो नहीं है ना, राइट। तो जो भी दिखने वाली चीजें होती हैं उनको हम सभ्यता में इंगित करते हैं। और वहीं वैदिक ऋग्वेद वगैरह लिखा हुआ है, तो लिखी हुई चीजों से हमको क्या पता चलता है कि आर्यन लोग ये काम करते थे, ये काम नहीं करते थे, वो ऐसा सोचते थे, महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी। इसीलिए किताबों में आप देखेंगे शब्द देखने को मिलता है वैदिक संस्कृति, और ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट आपको इंडस वैली के बारे में हमेशा वर्ड देखने को मिलता है सभ्यता, सिविलाइजेशन।
ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी लोग पूछ रहे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक ओर सभ्यता से हमारा तात्पर्य भौतिक व मूर्त चीजों के प्रति, से हमारा तात्पर्य भौतिक या मूर्त वस्तुओं से होता है, तो civilization and culture are twin faces of, are like a twin faces of a coin, but there is a slight difference between the two. दोनों के मध्य एक मूलभूत अंतर है। जो भी फिजिकल या टेंजेबल चीजें होती हैं, जो भी मूर्त या भौतिक चीजें होती हैं, उनको हम सभ्यता के तौर पर इंगित करते हैं। एग्जाम्पल में नोट डाउन कर सकते हैं, कपड़े, बिल्डिंग, ठीक है। ईंटें मिल रही हैं तो दिख रहा है ना कि ये लोग पकी हुई ईंटें यूज करते थे, ठीक है। वहीं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग इनटेंजेबल और आपके थॉट प्रोसेस को लिस्ट करते हैं। इनटेंजेबल कहने का मतलब अमूर्त, ये दोनों हिंदी सुना है आपने, मूर्त और अमूर्त। यूनेस्को का एक इंटेंजेबल चीजों का लिस्ट है, जिसमें सबसे लेटेस्ट एंट्री हाल फिलहाल में गरबा की हुई है, ठीक है। गरबा एक डांस फॉर्म है गुजरात का, डांस को आप छू सकते हैं क्या, ठीक है। वो तो टोटल आपका एक थॉट प्रोसेस है ना, राइट। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। जो भी मूर्त चीजें हैं वो सभ्यता, जो भी अमूर्त चीजें हैं, आपका जो भी वैचारिक आदान प्रदान है, वैचारिक थॉट प्रोसेस है, उसको हम लोग संस्कृति के तौर पर लिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अगले में मार्क करेंगे कि अशोक के जो शिलालेख है ना, वो ब्राह्मी लिपि में है और ये बाएं से दाएं ही लिखा जाता है। ब्राह्मी से ही तो आगे जाकर के देवनागरी का इजाद हुआ है। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, अगली लाइन में भी बाएं से दाएं, अगली लाइन में भी बाएं से दाएं। जहां आपने बोस्ट्रोफेडन की चर्चा की ना, बोस्ट्रोफेडन के बारे में एक लाइन लिख लेंगे कि ये लिखा जाता था बाएं से दाएं, फिर अगली लाइन में दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं। तब हर अगली लाइन क्या लिखी जाती थी, उल्टा लिखी जाती। डाउन कर लिए, कर लिए इस चीज। एग्जाम में पूछते हैं ब्राह्मी लिपि, चूंकि उसी से देवनागरी निकली है, जो भी हम लोग अभी लिखते हैं वो सब के सब बाएं से दाएं ही लिखते हैं। वहीं बोस्ट्रोफेडन में क्या होता था, हर दूसरी लाइन लिखी जाती थी कॉन्ट्ररी, उल्टा लिखी जाती, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है ना मिडिल ईस्ट का या उसके आसपास की जगहों का, ईरान से ही वो कल्चर शुरू हो जाता है, कि सारी की सारी चीजें लिखी जाती हैं उल्टी। हमारा जो भी माइंड सेट है, जैसे भी हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, वहां पर चीजें लिखी जाती हैं दाएं से बाएं। आप अरेबिक लैंग्वेज को देख लीजिए, पर्सियन को देख लीजिए, इवन इजराइल वालों की लैंग्वेज हिब्रू वगैरह को देख लीजिए, ये सब की सब उल्टा लिखी जाती, ठीक है ना। तो अगली लाइन इसको एक बार ध्यान में रखेंगे, ये हाईलाइट, ठीक है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, उसमें एक बार देख लीजिएगा कि कुछ भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है ना, वहां खरोष्टी भाषा भी चलती थी, और खरोष्टी भाषा में देखिए क्या लिखा गया है कि ये दाएं से बाएं चलती थी। अब अशोक को क्या करना है कि अपने मैसेज को हर जगह के लोगों को बताना है। अंग्रेजी में एक फ्रेज होता ही है कि इफ यू आर इन रोम बी लाइक अ रोमन, रोम में रहना है तो रोमन बन के रहिए। तो इंडियंस को अगर कुछ आपको बताना है तो इंडिया में जो भाषा चलती है उसमें चीजों को बताइए। लेकिन इंडिया का जो भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है, वहां पर
इसने खरोष्टी लिपि वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई है, और ये चलता था दाएं से बाएं। इस चीज को एक मार्क कर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दो आपको इसकी लिपियां देखने को मिलती हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में, एक खरोष्ठी और दूसरा अरामाइक, और ये दोनों उल्टा लिखा जाता था। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछते हैं, शेष भारत में इसने कौन सी भाषा इस्तेमाल में लाई है, शेष भारत में इस्तेमाल में इसने लाया हुआ है आपको ब्राह्मी लिपि को, और वहीं उन दोनों जगहों पर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट हो गया, वहां पर इसने कौन सी भाषा इस्तेमाल में लाई है, खरोष्टी और अरामाइक, और ये दोनों की दोनों भाषा आपको उल्टी लिखी जाती। आज का लास्ट दो फैक्ट हम लोग देख रहे होंगे। अच्छा, क्लासेस दो चलेंगी आपकी डेली, दो डिफरेंट सब्जेक्ट की, ठीक है ना, दो डिफरेंट सब्जेक्ट की चलेगी। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि हर तीसरे मतलब 3-4 क्लास होने के बाद डेली आपको 20-25 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराया जाएगा। थोड़ा हम लोग भी देखेंगे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और इंश्योर करेंगे कि 3-4 दिनों के बाद वो चीज है, ठीक है ना, क्योंकि आज जो भी पढ़ाएं इसमें से तो आप अच्छा मतलब परफॉर्म कर ले जाए। दो फैक्ट और नोट डाउन कर लेंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, और ईयर उतने ही आप लोग मार्क करेंगे जितना ईयर हम आपको मार्क करवाएंगे। किताब में बहुत सारे ईयर हैं, लेकिन ये ईयर एक आप लोग मार्क करेंगे, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार डिसाइफर किया। 1835 से ही ये व्यक्ति लगा हुआ था शिलालेखों को पढ़ने के लिए। भरी दोपहरी में ये क्या करता था, सीढ़ी लगा करके चढ़ता था, ऊंचाई पर शिलालेख थे उनको पढ़ने का काम करता था, और 1836 में इसने उन शिलालेखों को पढ़ा, और इसका पूरा पब्लिश नाम हो गया कि उसने बहुत सारी चीजों को खोज रखा है। लेकिन एक साल बाद ये बोला कि नहीं, हम जिस राजा का नाम पढ़े वो गलत पढ़ लिए हैं, हमको फिर से थोड़ा टाइम चाहिए, हम फिर से चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक साल बाद 1836 में इसका नाम हो चुका था कि इसने यहाँ पे शिलालेखों को पढ़ा है। 1836 में इसने कहा कि भाई हम गलत नाम वाम पढ़ लिए हैं, थोड़ा समय हमको और दे दो, और टाइम दे करके, हो सकता है उतनी गर्मी में हम शिलालेखों को पढ़ते थे, मेरा दिमाग खराब हुआ। तो एक साल बाद ये व्यक्ति आकर के बोलता है कि नहीं, ये अशोक नाम के किसी राजा से संबंधित लेख है। एग्जाम में पूछते हैं जेम्स प्रिंसेप, ईयर पूछते हैं 1837, और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला है। उसके अगले में मार्क करेंगे कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखा गया है राजा के गुण और कीर्तियों का वर्णन करने वाला। एग्जाम में पूछते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। किसने लिखा है, तो हरिसेन नाम के उसके कवि ने लिखा है। नाम नोट डाउन कर लेंगे, हरिसेन। अच्छा, एक चीज और सोच के देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति किसका लिखा हुआ है, और ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त नाम ना मिले, तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? एग्जाम में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है उसको आपको ऑप्ट करना हो। नहीं, हरिसेन, और हरिसेन लिखने वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसका दरबारी कवि था, संधि और विग्रहक मंत्री भी था, ठीक है, जो युद्ध और शांति का मंत्री भी था हरिसेन। इसका नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कहीं नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ देते, ठीक है। तो इस चीज को भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, और जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि तो था ही था, साथ ही साथ संधि विग्रहक मंत्री भी था, और संधि विग्रहक मतलब हुआ युद्ध और शांति का मंत्री। अब जीएस के फील्ड में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि सबसे सुटेबल ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है, ऐसा होगा कि तमाम किताबें आप पढ़ के, और यही सब ट्रिकी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछ देगा प्रयाग प्रशस्ति किसका है, और समुद्रगुप्त का नाम ही नहीं दिया हुआ है। तो अगर अशोक का भी नाम दिया हुआ है ना, तो अशोक को भी आपको ऑप्ट करना है। ये भी नोट डाउन कर लेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति न सिर्फ समुद्रगुप्त का है बल्कि अशोक का भी है, ठीक है।
हुआ यह है कि इस प्रयाग प्रशस्ति पे अशोक ने अपनी अहिंसात्मक नीतियों का वर्णन किया, और समुद्रगुप्त लड़ने झगड़ने वाला आदमी था, तो दो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग कैरेक्टर के लोग होंगे तो उनका आपस में थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी हिंदी, हालांकि विलेन नहीं था ये व्यक्ति, भारतीय इतिहास के सबसे अच्छे लोगों में था, लेकिन अगर आप देखेंगे मूवी सब में दिखाया जाता है कि कोई कोई विलेन बदमाशी से कोई अच्छे किए हुए काम को बिगाड़ता है, तो जहां पर अहिंसा की बात अशोक करता है, ठीक उसी पे समुद्रगुप्त खुद आता है कि सब अहिंसा अहिंसा बहुत फालतू चीजें होती है, उस पर लिखो कि समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिण भारतीय राजाओं को जीत के छोड़ दिया, अटाविक देश के राजाओं को उसने ऐसे परेशान किया। तो प्रयाग प्रशस्ति एक्चुअली में है अशोक का, और उस पे बातें की गई हैं अहिंसा की। और हम अगर अहिंसात्मक आदमी नहीं होंगे, हम लड़ने भिड़ने वाले आदमी होंगे, तो पिछले राजा की नीतियों को गलत दिखाने के लिए, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राजा था अशोक, उसको गलत साबित करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसी पर नया चीजें खुदवाएंगे और उसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग लाइंस को हम नोट डाउन करा रहे हैं। ये लास्ट फैक्ट था, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। इसीलिए जीएस में थोड़ा संभावनाएं होती हैं और इसीलिए इसको ऐसे ही पढ़ना होता है, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी लोग पूछने लगे हैं। अब जैसे हर किताब में आप पढ़ेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त का है, एग्जाम देने गए वहां पर समुद्रगुप्त का नाम ही नहीं दिख, अशोक का नाम भी दिख रहा है, तो उसको आपको ऑप्ट करना है।